G20 के सफल समापन के बाद भारत के लिए कई महत्वपूर्ण चीजें इसमें से सामने निकल कर आई हैं। क्या क्या सफलताएं रही, इस पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए एनडीटीवी के लिए। सबसे पहले सरकार को इस बात की बधाई कि जिस तरीके से G20 का समापन किया गया। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, क्या बड़ी उपलब्धियां जो इस G20 समिट से भारत की अध्यक्षता में पूरी होती दिखाई पड़ी? देखिए, G20 के सम्मेलन में वैसे पिछले साल भर से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और भारत इस समय विश्व के पटल पर एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी की इस G20 शिखर सम्मेलन के कारण निर्माण हुई। इस सम्मेलन में जो कुछ चर्चाएं हुई वो चर्चाएं भी बहुत फलदायी रही और विशेष रूप से बायोफ्यूल के बारे में जो रेजोल्यूशन हुआ, मैं 2004 से लगातार इस विषय का फॉलोअप करते आया हूं, 20 साल से। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि निश्चित रूप से पूरे विश्व को दिशा देने के अनेक निर्णय इसमें हुए और भारतवासी होने के नाते हम सबको इसका बहुत बड़ा अभिमान भी है और निश्चित रूप से ये इवेंट ऐतिहासिक हुई है और पूरे विश्व में इसकी नोंद होगी और हम सब के लिए बड़ा अभिमान का विषय है। गडकरी साहब, बायोफ्यूल्स पर ही मैं आ रहा था अगले सवाल को लेकर, क्योंकि आप का कहें तो फेवरेट टॉपिक है आजकल। आप इस पर काफ़ी, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो उस पर बात करते हैं, आप क्लीन एनर्जी के लेकर काफ़ी आपकी बातचीत रहती है। तो ये जो बायोफ्यूल अलायंस बना है, इससे अगर मैं सीधे सीधे पूछूं कि खास तौर से भारत को क्या मिलेगा और भारत क्या दे सकता है? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि भारत में 16 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मैं इस विभाग का मंत्री बना, तब हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर 4.5 लाख करोड़ का था और अभी हम 12.5 लाख करोड़ के हुए हैं। और हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में हमें विश्व का नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। अब विश्व में हम 7वें नंबर पे थे, अब हम 3रे नंबर पर आए हैं। अभी 2 महीने पहले जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर हमने हासिल किया है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, 3रे नंबर पर इंडिया। और जिस प्रकार से वर्ल्ड के ऑटोमोबाइल ब्रांड जितने भी हैं वो हिंदुस्तान में लगातार काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पर, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब बातों में जो रिसर्च हो रहा है इलेक्ट्रिक में, जैसे हमारी बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी, इन सब बातों के कारण हम लोग आज विश्व में हमने एक लीडरशिप ली है। ब्राजील ने जैसे इथेनॉल की शुरुआत की, वैसे इलेक्ट्रिक पर हम भी बहुत आगे जा रहे हैं। तो ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल के कारण पूरे विश्व में अब ये जो नॉलेज बैंक बनेगी, सब एक दूसरे को कोऑपरेशन करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के पास है हम उनको कंट्रीब्यूट करेंगे और जो उनके पास है वो हमको मिलेगी। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री में प्रेसमड निकलता है, प्रेसमड और बगास और परली, राइस स्ट्रॉ, इससे भी हम बायो सीएनजी बना रहे हैं। हमारे देश में 135 प्लांट अभी काम उसका शुरू है कि जो परली से और बायोमास से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाएंगे। इतना ही नहीं, तो अभी हमारे यहाँ पानीपत में हमारे जो एक प्लांट है इंडियन ऑयल का, वो 1 लाख लीटर इथेनॉल परली से और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहा है और उसके साथ साथ अब बायो एविएशन फ्यूल बनेगा। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है जी। अब ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अभी गेहूं, चावल, मक्का, शुगर, इसमें ऐसा है कि हमारी एमएसपी ज्यादा है, मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस, और हमारी मार्केट और कमर्शियल प्राइस कम है क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन है। और निश्चित रूप से इसके कारण हमारा किसान जो है, हमारे जीडीपी ग्रोथ में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22% है और 52 से 54% 26 हमारा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और हमारे एग्रीकल्चर पर 65% लोग डिपेंड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हुआ है, इसके कारण गाँव में रोजगार निर्माण होंगे, गाँव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता, विटामिन दाता
और इसके बाद में वो हाइड्रोजन दाता भी बनेगा, और उसके बाद अब बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाज भी किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पे चलेगी, तो निश्चित रूप से हमारे गरीब किसानों का कल्याण होगा। तो ये एक प्रकार से एक बहुत ही बड़ा एक रिवॉल्यूशन जी। है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है, पेरिस में किया था कि हम 2070 के पहले कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे। तो ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है जैसी अच्छी बात है, वैसे जी। उसके साथ साथ फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। आज 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, कल ये 25 लाख करोड़ का होगा। तो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ये बायो फ्यूल अगर तैयार होगा, तो ये अलायंस के कारण जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसका फायदा सबको होगा, और जिसके कारण हमारा इंपोर्ट कम होगा, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और नए रोजगार निर्माण होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल और गैस के कारण जो प्रदूषण हो रहा है, वो प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। हम कार्बन न्यूट्रल बनने की तरफ जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप दिल्ली में आपको अनुभव किया होगा कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, और जी। इस प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी तो जनता की सेहत सुधर जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, किसानों को रोजगार मिलेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, गांव समृद्ध और संपन्न होंगे। तो ये बहुत बड़ी अलायंस की उपलब्धि है, और मैं 2004 से इसके लगातार इस विषय को एक मिशन के रूप में काम कर रहा था। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी खुशी हुई है कि ये बहुत अच्छी बात हुई है। गडकरी साहब, ये चाइना खास तौर से G20 जो मेंबर नेशंस हैं उसका हिस्सा तो है, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमेशा एक बात बनी रही है मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर। भारत किस तरीके से चाइना, जिसको इस ग्लोबल फैक्ट्री कहा जाता है, वो शिफ्ट करके अब भारत बने। जिस तरीके से हमारा एक डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, साथ ही साथ डेमोक्रेसी के साथ कई देशों को उम्मीद यही है कि अब धीरे धीरे जो चाइना से फैसिलिटीज हैं वो भारत की तरफ बढ़ेंगी। इस G20 समिट के बाद आपको कितनी आशा है कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रबल तरीके से और बढ़ावा मिलेगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत ऐसा देश है कि सबसे ज्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर अगर किसी देश में तो वो भारत में है। रॉ मटेरियल की उपलब्धता है, पावर, वाटर पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है, हाईवे हमने भी नए अच्छे बनाए, पोर्ट हमारे डेवलप हुए, रेलवे डेवलप हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हाईवे नए बने, इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हमारी 16% है, चाइना के 8 से 10% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है। हम निश्चित रूप से हमारी कोशिश है कि 2024 के पहले ये जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल के बजाय हम लोग जो नई नई फ्यूल ला रहे हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक के हाईवे बना रहे हैं, जिसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट 9% पे आएगी। तो ये अगर 5-6% कम होंगे तो हमारा इसका मतलब ये कि हम इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण हमारा वेल्थ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार निर्माण होगा, और भारत ये समृद्ध और संपन्न देश होगा। मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ कि हमने पॉजिटिव इसमें सोचना चाहिए। हमने दूसरा देश क्या कर रहा है इसके बजाय हम कॉम्पिटेंट कैसे बने, हमारा प्रोडक्शन क्वालिटेटिव कैसा हो, हमारा एक्सपोर्ट कैसा हो, वर्ल्ड मार्केट में हम कैसे कॉम्पिटिटिव बने, इस बात पर हमने ध्यान देना चाहिए। हर देश को अपने अपनी प्रगति और विकास करने का अधिकार है। हम पॉजिटिव वे से अपना काम करें, दूसरे लोगों का क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही है देखने की हमें लगता है ये हमारी संस्कृति भी नहीं और आवश्यकता भी नहीं। हम अपनी पॉजिटिव बातों के आधार पर, और नॉलेज टू वेल्थ, यानी मैं अक्सर एक कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, ये जो नॉलेज है ये हमारा बेस है। और वो नॉलेज टू वेल्थ हमारी IIT, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हमारे स्टार्टअप, हमारी इंजीनियरिंग टैलेंटेड मैन पावर, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर अच्छे हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, इसका उपयोग करें। और रॉ मटेरियल के बारे में भी हम धीरे धीरे बहुत सक्षम हो गए, तो और मैन पावर भी है, रॉ मटेरियल भी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है, पोर्ट की इफिशिएंसी बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग कॉम्पिटिटिव इसमें वर्ल्ड में सबसे कॉम्पिटिटिव होंगे, और क्वालिटी में भी अव्वल होंगे, और कॉस्ट में भी कम होंगे। तो नेचुरली हमें इसका फायदा मिलेगा ही, ऐसा मेरा विश्वास है। और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लोग भी इसको स्वीकार करते हैं। मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगा
ये जो G20 समिट हुआ है, एक दिल्ली डिक्लेरेशन, एक बड़ा डिक्लेरेशन है। लोगों को शुरुआत में बताया जा रहा था कि पता नहीं सारे देश इकट्ठे हो पाएंगे। इतने सारे महत्वपूर्ण मुद्दे इस वक्त दुनिया में हैं जिसमें दुनिया बटी हुई है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ एक सहमति बनाकर एक दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुआ। लेगेसी के तौर पर इस G20 समिट के बारे में जब बात की जाएगी, जो भारत की प्रेसिडेंसी है, तो आप उसको एक क्या बड़ी लेगेसी देखते हैं आने वाले समय के लिए, विश्व के लिए? देखिए, विश्व के इतिहास में मोदी जी के नेतृत्व में G20 को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है, ये निश्चित रूप से भारतवासियों के लिए अभिमान का और स्वाभिमान का विषय है। हमें विश्वगुरु बनना है, ये हम बोलते थे, पर निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान इनोवेशन टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इसके साथ अब बायोफ्यूल की भी जिस प्रकार से कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में हमने वैक्सीन पूरे दुनिया में अनेक देशों को दिया है। तो मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों में जो कुछ काम हम कर रहे हैं उसके आधार पर निश्चित रूप से एक प्रकार से G20 की सक्सेस स्टोरी तो बनी है, पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब विश्व के में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और सभी भारतवासियों के लिए इन सब इवेंट का एक बहुत बड़ा अभिमान भी है और स्वाभिमान भी है। निश्चित रूप से आने वाले अनेक सालों तक निश्चित रूप से इतिहास में इसकी नोंद होगी और मुझे खुशी है कि भारत का गौरव बढ़ा है, हम सब लोग इसके गौरवान्वित हुए हैं। इस बात की खुशी निश्चित रूप से हमारे लिए हमारे अभिमान का विषय भी बनी हुई है। नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए G20 समिट में। और जैसे नितिन गडकरी साहब ने इतने विस्तार से बताया, उनका फेवरेट जो विषय है बायोफ्यूल अलायंस जो है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, उससे भारत को, दुनिया को बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारत ने कम से कम इस G20 समिट से अपने आप को, जो ग्लोबल साउथ है उसका अग्रणी देश, उसकी सबसे मजबूत आवाज के तौर पर जरूर पेश किया है। छोटा सा ब्रेक लेके फिर वापस आ रहे हैं खबरों के सिलसिले NDTV पर।